स्वागत है बेटा आपका ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन किराड़। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज टॉपिक चल रहा था वो भारत और चीन से संबंधित चल रहा था, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित चल रहा था। और पड़ोसी देशों में हमने भारत और पाकिस्तान से जो संबंध था वो लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है। कौन सी वीडियो में? लास्ट वीडियो में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भारत और चीन से संबंधित होगा। इस चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स कि भारत और चीन की हम बात कर रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध में भारत और चीन। तो ध्यान देना, भारत और चीन के संबंधों की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, भारत और चीन के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। सबसे पहली बात कि भारत और चीन के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। किस किस के बीच? भारत और चीन के बीच। इससे पहले हमने भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? भारत और पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। तो ध्यान देना कि भारत और चीन के बीच हजारों वर्ष पुराने क्या रहे हैं? सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। और भारत का मानना था कि एशिया में दो ही बड़ी ताकतें हैं। और भारत का मानना था कि एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में दो ही बड़ी ताकतें हैं। एशिया में दो ही बड़ी ताकतें हैं। अब ये दो जो बड़ी ताकतें हैं ये कौन कौन सी है? पहली है चीन और दूसरी है भारत। ध्यान देना स्टूडेंट्स कि एशिया में भारत का मानना था कि दो ही बड़ी ताकतें हैं। और दो जो बड़ी ताकतें हैं बेटा, वो दो बड़ी ताकतें हैं। पहली है चीन और दूसरी है भारत। क्योंकि इन दोनों देशों में और एशिया की इन दो शक्तियों में अगर हम बात करें तो हजारों साल पुरानी क्या है? इसमें सभ्यताएं हैं। क्योंकि इन दोनों में हजारों साल पुरानी सभ्यताएं विद्यमान हैं। दोनों देशों में हजारों साल पुरानी सभ्यताएं विद्यमान हैं। कौन कौन से देशों में? चीन में और भारत में। और इनके स्वयं के अपने अपने सांस्कृतिक क्षेत्र भी विद्यमान हैं। किनके? भारत और चीन के। देखिए, विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जो जनसंख्या वाला देश है तो वो बेटा चीन है, प्रथम स्थान पर। और दूसरे स्थान पर कौन सा था? भारत। और आज भी यही है। तो एशिया में सर्वाधिक और भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले दो देशों के नाम पूछता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है? तो किस देश की है? चीन की। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो किस देश की है? चीन की है। और दूसरे नंबर पर भारत की है। उस समय की बात कर रहे हैं जब चीन को साम्यवादी खेमे से निकालकर बाहर जनतांत्रिक देश बनाया गया था 1 अक्टूबर 1949 को। जब भी चीन, उस समय भी चीन प्रथम स्थान पर था और आज भी चीन प्रथम स्थान पर है। और भारत उस समय भी द्वितीय स्थान पर था जनसंख्या की दृष्टि से, और भारत आज भी जनसंख्या की दृष्टि से बेटा दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? सेकंड पोजीशन पर है। देखिए कि दो बड़ी ताकतें हैं, दो अलग अलग हजारों साल पुरानी सभ्यताएं हैं। वो है चीन और इनके स्वयं के अपने अपने क्या हैं? सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र है। 1950 के दशक की अगर हम बात करें, देखना कौन से दशक की बात करें? 1950। तो 1950 के दशक में भारत और चीन, ठीक है ना, ध्यान देना, 1950 के दशक में भारत और चीन के संबंधों में घनिष्ठ संबंधता थी। घनिष्ठ संबंध थे भारत और चीन के संबंधों में। भारत और चीन के संबंध कैसे थे? घनिष्ठ थे। कब? 1950 के संबंध। क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को चीन को जनवादी चीन घोषित किया गया था या जनतांत्रिक देश घोषित किया गया था। चीन को साम्यवादी खेमे से क्या किया गया था? बाहर किया गया था। जो साम्यवादी माओवादी जो शक्तियां थी वो हट गई।
और 1950 के दशक में लगातार बड़े जोर शोर से हिंदी चीनी भाई भाई एक नारा उस समय बहुत जोर से गूंज रहा था विश्व में कि 1950 के दशक में, और 1950 के दशक में भारत और चीन के संबंध बहुत घनिष्ठ थे और इन संबंधों में एक नारा बहुत ऊंचाई, बहुत तेज स्वर में गूंज रहा था और वो नारा था कि हिंदी चीनी भाई भाई। कौन सा नारा था? तो ध्यान देना, 1950 के दशक में, 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई एक नारा गूंज रहा था पूरे विश्व में, और वो नारा कौन सा था? हिंदी चीनी भाई भाई। और भारत ने चीन की इतनी सहायता की कि स्वयं सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ना बनकर चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, तो चीन भी क्या है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। कौन सा देश है बेटा? चीन। तो देखिए 1950 के दशक में लगातार बड़े जोर शोर से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था और भारत ने चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, स्थायी सीट दिलाने के लिए भरसक प्रयास किए और चीन को सुरक्षा परिषद में क्या किया? स्थायी सदस्य बना दिया गया और इस कार्य में भारत सफल हुआ, परंतु चीन नहीं चाहता था कि भारत भी सुरक्षा परिषद का सदस्य बने, क्योंकि भारतीय लोगों को आप जानते ही हो, भारतीय लोग बहुत सीधे होते हैं और उसने चीन को क्या बना दिया? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया। परंतु चीन नहीं चाहता था कि भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने और भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनकर ही रह गया। आगे देखिए बेटा, ध्यान रखना कि जो नारा गूंज रहा था कौन सा नारा था? हिंदी चीनी भाई भाई। आगे देखिएगा कि चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश था। चीन की बात करें बेटा, और वर्तमान में तो चीन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जैसा कि आप जानते हो, कौन सी बात को लेके? भारत चीन, ठीक है ना? जैसा कि आप जानते हो, किस बात को लेकर? अरे भैया, कोरोना वायरस, जो कि चीन ने ही एक तरीके से माने तो सारी दुनिया में उसको फैला दिया है, ठीक है ना? अब देखिए आगे, तो आगे देखना है बेटा, भारत चीन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है जो फेमस है, वो ध्यान रखना है। और 1950 के दशक में यह नारा गूंज उठा था और भारत ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने के लिए चीन के भरसक प्रयास किए और सफल हुआ और चीन को स्थायी सदस्यता दिलवा दी सुरक्षा परिषद में। क्योंकि सुरक्षा परिषद में जैसा कि आप जानते हो कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। तो भारत अस्थायी सदस्य तो गिनती में आता है, कई बार अस्थायी सदस्य बनकर ही रह जाता है। परंतु चीन नहीं चाहता कि भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। नेहरू जी के चाचा नेहरू के प्रयत्नों से ही 1955 में बांडुंग शिखर सम्मेलन में चीन को आमंत्रित किया और तिब्बत के मसले पर भारत ने इस क्षेत्र में चीन की संप्रभुता स्वीकार कर पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है ना? कौन से समझौते पर? पंचशील समझौते पर। पंचशील का मतलब होता है 5 आचरण। अब वो 5 आचरण कौन कौन से थे? बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंज रहा था। भारत साम्यवादी खेमे के बाहर पहला जनतांत्रिक देश था जिसने जनवादी चीन को मान्यता दी थी। एम पन्नीकर के भारतीय राजनीति के रूप में उस समय एम पन्नीकर को कहां भेजा गया था? चीन भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था बेटा? चीन में भेजा गया था। देखिए, ठीक है ना? अब आगे देखना आप लोग कि भारत ने ही चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट दिलाने की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेहरू के प्रयत्न से ही चीन ने बांडुंग शिखर सम्मेलन में भाग लिया था और आमंत्रित किया था, ठीक है ना? और आगे देखिए कि तिब्बत के मसले की अगर हम बात करें, किसके मसले की बात करें? तिब्बत के मसले की।
तो बेटा ये भारत और चीन के जो मधुर संबंध थे ना, इसमें जो कटाई आई है ये तिब्बत को लेके ही आई है। किसको लेके आई है? तिब्बत को लेके ही आई है। किसको लेके आई है? तिब्बत को लेके ही आई है। तो तिब्बत के मसले पर भारत ने इस क्षेत्र में चीन की संप्रभुता स्वीकार की और पंचशील समझौते पर क्या कर दिए बेटा? हस्ताक्षर कर दिए। मसले हैं, मसाले मत समझ लेना। जिनेवा शांति सम्मेलन के बाद हिंदी चीनी संकट को निपटाने के लिए चीनी राजनीतिकों ने भारतीय समर्थन प्राप्त किया। जिनेवा शांति जो सम्मेलन हुआ था 1961, उसके बाद ब्रिटिश शासन काल में मैकमोहन नाम के अंग्रेज अफसर ने, देखिए ब्रिटिश शासन काल के दौरान अंग्रेज अधिकारी थे, नाम था अंग्रेज अधिकारी, नाम क्या था उनका अंग्रेज अधिकारी का? मैकमोहन या मैकमोहक, दो नामे आते हैं। तो ब्रिटिश शासन काल में मैकमोहन नाम के अंग्रेज सर्वेक्षक ने, किसने बेटा? अंग्रेज सर्वेक्षक ने। तो बात कर रहे थे हम चीन की, कि जिनेवा शांति सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में? हिंदी चीनी संकट को निपटाने के लिए चीनी राजनीतिकों ने भारत का समर्थन प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश शासन काल में मैकमोहन रेखा एक अंग्रेज अफसर थे, सर्वेक्षक थे। तो भारत और चीन के बीच एक रेखा खींची गई, उस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, वैसे ही भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। ध्यान रह जाएगा। आगे देखिए, तो ब्रिटिश शासन काल में, कौन से शासन काल में? ब्रिटिश शासन काल में मैकमोहन नाम के अंग्रेज सर्वेक्षक अफसर ने इस वक्त चीन भारत के बीच सीमाओं का निर्धारण कर दिया था और शिमला समझौते में दोनों पक्षों अर्थात ब्रिटिश भारत और चीन ने इस सीमा को, किसने? ब्रिटिश भारत और चीन ने इस सीमा को मान्यता दे दी। लेकिन चीन ने कभी भी इस सीमा को क्या नहीं किया बेटा? स्वीकार नहीं किया। कौन सी सीमा को? भारत और चीन की सीमा है ना, मैकमोहन सीमा, इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। आगे देखिए, जनवादी चीन को यह आशा थी कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार का आचरण ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अधिकारियों जैसा नहीं रहेगा और तिब्बत तथा हिमालयी सीमांत में यह चीनी दावे को स्वीकार कर लेंगे। और चीन ने भारत के साथ 1962 में क्या किया बेटा? एक अचानक से धोखा कर दिया कि चीन ने अचानक से 1962 में, इंपॉर्टेंट डेट है 1962, चीन ने अचानक भारतीय सीमा में घुसपैठ कर दी। कहां पर? भारतीय सीमा में घुसपैठ कर दी। ठीक है बेटा, और भारतीय सीमा पर कब्जा कर लिया। भारत को इसका तो प्रत्युत्तर देना पड़ा कि 19 भारत के क्षेत्र में आक्रमण कर भारत के काफी क्षेत्र पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार 1962 से भारत और चीन के बीच स्थायी रूप से तनावपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। वर्तमान जो दोनों देशों के बीच जो संबंध चल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से संबंध है। देखिए बेटा, कौन कौन से संबंध है देखिए वर्तमान में। तो 1962 में अगर पूछा जाता है भारत और चीन के बीच कब युद्ध? पहला 1962 में। कब? 1962 में। आगे देखिए बेटा, वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंध, तो दोनों देश कौन कौन से? भारत और चीन। तो दोनों देशों के बीच संबंध, दोनों देशों के बीच, तो दोनों देशों के बीच संबंध। वर्तमान में दोनों देशों के बीच निम्न प्रमुख तनाव के मुद्दे हैं। पहला है सीमा विवाद। जो पहला विवाद है वो है बेटा सीमा विवाद। तो ध्यान देना कि सीमा विवाद किस प्रकार है कि 1962 से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है, क्योंकि जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ वो सीमा विवाद को लेकर ही हुआ था कि 1962 से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बना हुआ है। इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच निरंतर वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो सका। सीमा विवाद कौन से युद्ध से शुरुआत हो गई थी सीमा विवाद की? 1962 के युद्ध से।
उसके बाद आता है जल विवाद। कौन सा आता है बेटा? जल विवाद। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग सांगपो और भारत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। तो चीन की दक्षिण से उत्तर की ओर जल प्रभावित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना जग जाहिर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ऊंचे पहाड़ों में दैत्य आकार बांध निर्माण कर चीन अपनी जल सुरक्षा तो निश्चित कर रहा है, लेकिन इससे समस्त भारतीय उपमहाद्वीप की जल सुरक्षा तथा पर्यावरण जोखिम में पड़ रही है। इसी परामर्श में चीन परहेज करता है और भारत का जल विवाद को लेकर भी कई बार ब्रह्मपुत्र नदी के जल विवाद को लेकर, जिसे चीन में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो। ध्यान रखना बेटा, पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन। तो इस विवाद को लेकर भी कई बार दोनों देशों के बीच आपस में मीटिंग्स हो चुकी हैं, परंतु यह मीटिंग होती रहती है, इसका कोई अभी तक साक्ष्य नहीं निकला है, नतीजा नहीं निकला है। तीसरा जो पॉइंट आता है बेटा, वो आता है व्यापार असंतुलन, कि दोनों देशों में व्यापार का जो संतुलन है सही नहीं है, बढ़ता नहीं जा रहा है, व्यापार असंतुलित हो रहा है। किस किस के बीच? चीन और भारत के बीच। जैसा कि आप जानते हैं चीन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, आपने देखा होगा। अधिकतर जो सामान है चीनी सामान होता है और उस चीनी सामान का हमें बहिष्कार करना चाहिए। भारत चीन के बीच लगभग 250 अरब डॉलर के पास पहुंच चुका है। जो व्यापार है ना, भारत और चीन का जो व्यापार है लगभग 250 अरब डॉलर के तक पहुंच चुका है, लेकिन यह व्यापार भारत के प्रतिकूल और असंतुलित है। यह व्यापार लगभग एक तरफा है। इससे चीन का निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है, दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत ने चीन के समक्ष इस मुद्दे को समय समय पर उठाया, लेकिन चीन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। अगला है चीन पाकिस्तान की बढ़ती निकटता, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? चीन और पाकिस्तान की बढ़ती निकटता। देखिए बेटा, धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान के संबंध कैसे होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। किस किस के? चीन और पाकिस्तान के। जो पहले जो चीन और भारत के संबंध मधुर थे, उन संबंधों में खटास आ गई है। अब चीन और पाकिस्तान के संबंध कैसे होते जा रहे हैं? मजबूत होते जा रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों को विकसित करने एवं मिसाइलों के निर्माण में चीन की अहम भूमिका रही है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। पाकिस्तान ग्वादर के माध्यम से भारतीय नौसेना को टक्कर देना चाह रहा है। ठीक है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन न करना। अगला टॉपिक क्या है? सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का क्या करता है? ये विरोध करता है चीन, इसको सहारा नहीं देता है। चीन नहीं चाहता कि भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, क्योंकि भारत ने तो जी तोड़ मेहनत की थी चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए, परंतु चीन नहीं चाहता कि भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। और वर्तमान में दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध है, जो मैं आपको बता देता हूं। व्यापार का है और व्यापार 250 अरब डॉलर के पास पहुंच चुका है दोनों देशों का। ठीक है ना बेटा? ये चीन के साथ व्यापार आज भी हमारा जारी है, परंतु बातें पहले जैसी नहीं है। चीन द्वारा सामरिक रूप से घेरेबंदी जनकपुर की ओर देखो कार्य क्षेत्र को विदेश नीति में यह चीन क्या करता जा रहा है? भारत के साथ बहुत सारी पेचीदगियां करता जा रहा है। ठीक है ना? तो आज तक ध्यान तो देखिए, भारत और चीन की बात कर रहे थे हम, तो एक विवाद और था, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। बेटा जब वो किशोर थे, बालक थे, तो भारत आए थे शरणार्थी के रूप में भारत में। चीन ने इसका विरोध किया था। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक छोटा देश है और धर्मगुरु दलाई लामा आए थे। इस बात को लेकर विवाद हुआ था, परंतु यह विवाद धीरे धीरे चीन और भारत में खटास का कारण बन गया और इसी खटास को लेकर दोबारा से दलाई लामा चले गए तिब्बत। फिर जब बहुत दिनों के बाद वो दोबारा से भारत आए थे।
ठीक है ना। तो ये कुछ समझौते हैं जल विवाद वगैरह के। आगे देखिए, दोनों देशों के बीच शासनाध्यक्ष, राजाध्यक्ष, राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे की यात्राएं करते रहे हैं चीन और भारत में। सन 1980 से लेकर आज तक भारत चीन के विभिन्न प्रतिनिधिमंडल लगातार वार्ताएं और विभिन्न समझौते कर वाणिज्यिक व्यापारिक समझौते करते रहे हैं और वर्तमान में $250 अरब के करीब दोनों का व्यापार हो चुका है। लेकिन यह खाता भारत के प्रतिकूल और असंतुलित है। चीन हमारे लिए नंबर 1 का साझेदार है, किंतु चीन में हमारा व्यापार 10वें स्थान पर भी नहीं है। चीन का जो व्यापार है भारत में नंबर 1 पर है और भारत का व्यापार चीन में 10वें नंबर पर भी नहीं है, क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि भारत भी क्या करे, तरक्की करे। और इसी विवाद को लेकर भारत और चीन में संबंधों में क्या आ गई, खटास आ गई। जल विवाद है, ये ध्यान रखना आप। दोनों के बीच जो संबंध है, सीमा विवाद है, जल विवाद है, व्यापार असंतुलन है, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती निकटता, और चीन नहीं चाहता है कि सुरक्षा परिषद में भारत भी क्या बने, स्थायी सदस्य बने। तो ये नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवा ही चुका हूँ स्टूडेंट्स, भारत और चीन के संबंधों के। ठीक है, फिर भी कुछ कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर रह गया हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि सख्त संतुलन की आवश्यकता बनी हुई है। 1959 में चीन ने नेपाल की यात्रा की, चीन के राजाध्यक्षों ने, और चीन के उग्रवादी और विस्तारवादी रवैये के विरुद्ध सोवियत रूस का भारत के प्रति झुकाव बढ़ता चला गया। रूस चीन के मध्य भी सीमा विवाद था, इसलिए रूस ने भारत के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया, और चीन के साथ रूस के अच्छे संबंध नहीं है। चीन ने सीमा विवाद के कई मुद्दों पर भारत का पक्ष लगभग स्वीकार कर लिया और सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया। नाथुला दर्रा व्यापार के लिए खुल गया। दोनों देशों के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे व्यापार का संतुलन भारत के विपक्ष में बढ़ता जा रहा है। इन सब के बावजूद आने वाले वर्षों में चीन के साथ भारत के कई क्षेत्रों में कड़ी कंपटीशन होने वाला है, प्रतिस्पर्धा होने वाली है, क्योंकि सीमा विवाद, जल विवाद और तिब्बतीय विवाद, ठीक है बेटा, सीमा विवाद, जल विवाद और तिब्बतीय विवाद, ये भारत और चीन के बीच प्रमुख विवाद हो चुके हैं। कौन कौन से? सीमा विवाद, जल विवाद और तिब्बतीय विवाद। और यही आज भारत और चीन के जो संबंध है हमारे समाप्त होते हैं। नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, आप नोट्स में से अच्छे से देखिएगा, वीडियो समझिएगा। कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो भारत नेपाल संबंधों पर आधारित होगी, क्योंकि इस चैप्टर में हमने 4 वीडियो बनाई है। 2 वीडियो भारत और पाकिस्तान से संबंधित थी, जो आज जो तीसरी वीडियो है बेटा ये संबंधित है किससे? भारत और चीन से। भारत और चीन के संबंध, तो भारत और चीन के संबंध पहले मधुर थे। चीन को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए, चीन में जनवादी चीन जनतांत्रिक शासन स्थापित करने के लिए भारत ने चीन का भरपूर प्रयास किया, परंतु चीन नहीं चाहता कि भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। सीमा विवाद, जल विवाद और तिब्बत विवाद, ये चीन और भारत के बीच प्रमुख विवाद है। आपस में दोनों देशों के जो राजनयिक प्रशासनिक अधिकारी है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, ये सब आते जाते रहते हैं, ठीक है बेटा, परंतु वार्ता का दौर अभी चालू है। नेक्स्ट वीडियो हमारी भारत नेपाल संबंधित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।